हेलो स्टूडेंट, आज अपन अपने एडमिशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। फिफ्थ पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल। ध्यान से देखना, वैसे तो वर्ड से ही पता चल रहा है। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट और लॉस। हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपन अगर छोटी सी एक फैमिली का भी एग्जांपल लें, जैसे कि तुम्हारे जो फादर है, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में हो, भले ही वो बिजनेसमैन हो, साल के ये महीने के मान लो कि 50,000 रुपये आप कमा रहे हैं। मंथली अर्निंग कितनी है? 50,000। क्या 50,000 पूरा का पूरा आप खर्च कर देते? आप बोलोगे कि सर 50,000 को पापा इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि लगभग 20,000 रुपये तो हमारे रूटीन जो एक्सपेंसेज होते हैं, जो घरेलू खर्चे होते हैं, उनके अंदर चल जाते हैं। इसके बाद में 10,000 जो है वो आपके अदर एक्सपेंसेज, जैसे कि बच्चों की फ़ीस है या स्कूल की फ़ीस है या अदर जो एक्सपेंसेज होते हैं नॉर्मल, उसके अंदर चल जाते हैं। फिर हम कुछ लिक्विडिटी हमारे पास रखते हैं, कुछ लिक्विडिटी हमारे पास रखते हैं, और बाकी जो बचा वो हम क्या कर देते हैं, कहीं पर डिपॉजिट करवा देते हैं। ये किस लिए डिपॉजिट करवा देते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारा कोई बड़ा एक्सपेंसेज आने वाला हो, जैसे गर्ल है या बॉयज है, तो उनकी जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंसेज, बड़ा एक्सपेंसेज आने वाला है, उसके लिए हम डिपॉजिट करवा देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं। हमारी फैमिलीज में मैरिज के ऊपर काफ़ी हैवी एक्सपेंसेज होता है, तो लड़की या लड़के की जो मैरिज है, उस मैरिज के लिए जो एक्सपेंस है, उसके लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। कहने का मतलब, एक फैमिली जब अपने इनकम का पूरा मैनेजमेंट करती है, तो यहाँ पे तो अपन पार्टनरशिप एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन कंप्लीट अरेंजमेंट करता है। वो क्या करता है कि कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो फ्यूचर के लिए रिजर्व रख लेता है, फ्यूचर के लिए इकट्ठा रख लेता है। तो वो क्या बन जाता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ऐसा प्रॉफिट या लॉस जो एक्यूमुलेटेड किया हुआ वो अनडिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है ना, बांटा हुआ नहीं हो, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है। तो अपन को पता है ये सारी चीज़ें अपन को कहाँ पर देखने को मिलती है? बैलेंस शीट में अगर अपन देखें तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, इस साइड में अगर हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा है, इस साइड में क्या है? कोई रिजर्व है, या इस साइड में कोई फंड है, इस साइड में कोई फंड है, पीएफ को छोड़कर, मैं यहां पे लिख रहा हूं पीएफ को छोड़कर। पीएफ भाई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाता है, अपन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी इसको प्रॉफिट का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता है। तो रिजर्व है, फंड है, या इस साइड में अगर पी&एल है, इस साइड में जो पी&एल है, इसको अपन बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी&एल। इस साइड में जो पी&एल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी&एल। तो लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है, कोई फंड है, कोई पी&एल है, ये हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर इस साइड में गुडविल है, क्या है? गुडविल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं ख्याति, पेट, वैल्यूएशन, मार्केट में इमेज, इसको अपन क्या बोलते हैं? ख्याति, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। इस साइड में अगर आपके पी&एल है, इस साइड में पी&एल है, मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल, और इस साइड में कोई सस्पेंस है, उचंती खाता, सस्पेंस है, तो ये आपके क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस।
भाई गुडविल के बारे में लिखा हुआ है, आगे वाले टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में अगर गुडविल आ जाए तो वो आपके लॉस होता है। इसको अपन देखेंगे लॉस क्यों होता है। जब मैं टॉपिक लूँगा गुडविल वाला उस टाइम आपको बताऊँगा। वैसे एक हल्का सा एग्जाम्पल देके अभी भी बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किसी भी प्रकार का रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई? संचय, ठीक है ना। कोई भी फंड है, फंड का मतलब क्या होता है? कोष। और कोई भी P&L है मतलब लाभ हानि खाते का शेष है, तो ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ और ये क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक इसी का है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या ट्रीटमेंट किया जाए हमारी पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर एडमिट होता है। अब देखना छोटा सा एग्जांपल, मान लो तुम 3 पार्टनर हो। 3 पार्टनर में किसी किसी मना रहा हूँ। मैं तिलक एक पार्टनर है और रवि को। तिलक और रवि 2 पार्टनर हैं। ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1 है। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप 2012 में चालू की थी। कब चालू की थी? 2012 में। अब 2020 में इस कोरोना के टाइम में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। न्यू पार्टनर एडमिट अपन किसको कर दें? उत्कर्ष को कर दें। नया पार्टनर कौन आ रहा है? उत्कर्ष आ रहा है। तो देखो इस टाइम जब 2012 में इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, इस 2012 की टाइम में इन दोनों ने अपने प्रॉफिट का 5,000 रुपये साल का, ईयरली 5,000 रुपये साल के इन्होंने क्या किए थे? रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। मतलब 2012 से 2020 लगभग 8 साल हो गए। 8 सालों के अंदर इन्होंने कितने रुपए इकट्ठे कर लिए? 40,000 रुपये क्या इकट्ठा कर लिया? रिजर्व इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और नया पार्टनर अब आ रहा है, कौन आ रहा है? उत्कर्ष आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। तो अब आप खुद बताओ कि जब नया पार्टनर उत्कर्ष आ रहा है और इनका पुराना इकट्ठा किया हुआ रिजर्व अगर पड़ा है, क्या उत्कर्ष का इसमें हिस्सा बनना चाहिए? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि उत्कर्ष तो जस्ट अभी आया है और ये पैसा इकट्ठा किसने किया है? तिलक और रवि ने। ये इन्होंने पिछले 8 सालों में थोड़ा थोड़ा करके 40,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। तो इसके अंदर उत्कर्ष का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन जैसे कि चैप्टर स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट डे ही आपको मैंने एक रूल बताया था। रूल क्या था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम उसको 2 अधिकार मिलते हैं। 2 अधिकार कौन कौन से मिलते हैं भी? एक तो प्रॉफिट में जब वो गुडविल लेके आता है, और एक एसेट्स और लायबिलिटी में जब वो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उत्कर्ष ने एडमिशन ले लिया, पार्टनर बन गया, और इन्होंने अगर अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये उत्कर्ष आते ही या 2-5-10 दिनों बाद में बोलेगा भाई साहब 1/4 हिस्सा 10,000 रुपये मुझे दो। क्यों? अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जो हमारे नॉर्म्स है पार्टनरशिप के, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी बिजनेस की जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसके अंदर आपका हिस्सा है। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसके अंदर आपका हिस्सा है। तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कल को आएगा उत्कर्ष और उत्कर्ष बोलेगा कि भाई 1/4 हिस्सा मुझे तो 10,000 रुपये दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही लॉस के लिए उत्कर्ष खुद ही बोल देगा, क्योंकि उत्कर्ष समझदार है, उसको पता है अगर लॉस बैलेंस शीट में रह गया और मैंने एडमिशन ले लिया तो 10 दिन बाद में ये चला के बोलेंगे कि देख हमारे डेबिट बैलेंस और P&L घाटा पड़ा है कितने का? 50,000 का। 1/4 हिस्सा 12,500 रुपये घाटे में हिस्सा किसका है? तेरा है, ठीक है ना। तो उत्कर्ष ये पहले से ही मना कर देगा, बोल देगा भाई साहब इस जो ये आपका लॉस वगैरह है ये आपने किया, लॉस मेरा तो है नहीं,
ठीक है ना। तो ये आप सल्टो। तो कुल मिला के नए पार्टनर के एडमिशन से पहले पहले या नया पार्टनर जैसे ही एडमिट होता है उससे पहले जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉस है इसका क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब काम की बात बस इतनी सी है कि अगर मान लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और क्या कोई जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। एक छोटी सी बेसिक चीज़ तुम्हें वापस मैं समझा दूं, छोटी सी 11th की है, बार बार बताता हूँ। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है भाई, आप बोलोगे सर क्रेडिट, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है भाई, आप बोलोगे सर क्रेडिट, बिल्कुल सही बात है। लॉस का बैलेंस कौन सा होता है भाई, डेबिट, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। सेम ये भी अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। लॉस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बहुत बेसिक चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, इन चीज़ों को भूला मत करो। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से ही हमारी जर्नल एंट्रीज पास होती है भाई, ठीक है ना। तो देखो अब अपन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इसकी। मैं ये बोल रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, इफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ accumulated profit and losses, ठीक है ना। यदि अवितरित लाभ हानि का विभाजन किया जाए। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अवितरित लाभ हानि का विभाजन किया जाए तो क्या होगा। तो देखो भाई, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि रवि और तिलक ये दो पार्टनर थे और न्यू पार्टनर आया था उत्कर्ष, ठीक है ना। तो रवि और तिलक ने क्या कहा था कि उत्कर्ष नए के आने से पहले पहले अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। देखो भाई, ये जो मैं डिटेल से बता रहा हूँ ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। कुछ चीज़ें होती है जो तुम रट लेते हो, जो रटने की बजाय ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। कि यहाँ पे रवि और तिलक डिसीजन ले रहे हैं, तो रवि और तिलक कौन है, ओल्ड पार्टनर। क्या डिसीजन ले रहे हैं कि भाई उत्कर्ष के आने से पहले पहले अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर किस अनुपात में करते हैं, तो जो इनका अनुपात होता है, जो इनके अनुपात से, मतलब उत्कर्ष के आने के बाद में तो न्यू रेशियो निकल जाता है, तो उत्कर्ष के आने से पहले कौन से रेशियो रहता है, इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो दो लाइनें आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली बातों ही बातों के अंदर कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो है इसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई, ओल्ड रेशियो में। अब तुम छोटी सी चीज़ एक बताओ, अगर किसी चीज़ को बांट लिया जाएगा तो वो चीज़ कम होगी या बढ़ेगी, आप बोलोगे सर डेफिनेटली कम होगी। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपने उसको बांट ली बराबर या जो भी रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस मैंने कौन सा बताया था, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस कम होने पर क्या होगा, डेबिट। कम होने पर क्या होगा, डेबिट। अब देखो अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट को बांट लेता तो वो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। और कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो एक रिजर्व था 50,000 रुपये का। दो पार्टनर थे, ए बी, लाभ हानि अनुपात इनका 1:1 था। मैं ये बोल रहा हूँ छोटी सी चीज़ कि अगर मान लो कि रिजर्व 50,000 को ए बी बांट ले, इनकी कैपिटल थी ए और बी की कैपिटल थी 2 लाख और 1 लाख रुपए,
समझना चीज़ को, ए और बी की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और 1 लाख। इनके पास रिजर्व 50,000 को इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, तो रिजर्व तो हो गया ख़त्म, बांट लिया इन्होंने, ठीक है। 25,000 तो ये ले गया तो इसकी कैपिटल बढ़ गई, और 25,000 रुपये ये ले गया तो इसकी कैपिटल बढ़ गई। तो इससे आप 2 चीज़ें सीखते हो, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को बांटा जाए तो प्रॉफिट तो कम होता है और कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी है, ठीक है ना। तो मैं इसकी एक एंट्री पास कर रहा हूँ। देखो भाई, इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, या चलो रहने दो। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, डेबिट होगा, तो आप करोगे सर रिजर्व कम हो रहा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर फंड को बांट रहे हो तो फंड कम हो रहा है, तो फंड अकाउंट डेबिट। पी एंड एल को बांट रहे हो तो पी एंड एल भी कम हो रहा है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट। और बांटने पर ये ट्रांसफर किस में होता है, कैपिटल में, और कैपिटल में अगर ट्रांसफर होगा तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल में अगर प्रॉफिट डालोगे तो कैपिटल बढ़ेगी, सॉरी, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल। बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सीधी सी बात है कि रिजर्व फंड, पी एंड एल, ये क्रेडिट बैलेंस के आइटम है, इनको बांटने पर ये कम होंगे तो डेबिट होंगे, और कैपिटल में डाल रहे हो प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में डालोगे तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ने पर क्या होगी, क्रेडिट। तो सीधा सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड लॉस, सेम एंट्री, सेम। आप कहोगे कि सर एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जस्ट उल्टा, लॉस बांटोगे तो लॉस कम होगा। लॉस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, कम होने पर क्या होगा, क्रेडिट। और लॉस को अगर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, लॉस को अगर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो इससे कैपिटल क्या होगी, कम, और कैपिटल कम होने पर क्या होती है, डेबिट। तो आप एंट्री क्या करोगे इसकी, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉस है, गुडविल है तो गुडविल, पी एंड एल है तो पी एंड एल, और कोई भी सस्पेंस अकाउंट है तो सस्पेंस। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूट करने पर एंट्रियां हो गई भी। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये एंट्री होगी, याद रख लो। एक्यूमुलेटेड लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये एंट्री होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस का आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने पर कम हुआ तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और इससे कैपिटल बढ़ी, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस का आइटम है, बढ़ने पर क्रेडिट। ऐसे ही लॉस है तो लॉस इसका अपोजिट हो जाएगा। अब 2 चीज़ें, एक तो पीएफ को छोड़कर, मैंने वर्ड लिखा पीएफ को छोड़कर। पीएफ को छोड़कर मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड, नाम से पता चल रहा है ये फंड है, लेकिन ये फंड नहीं है। फंड है लेकिन ये फंड नहीं है। इसका एक थोड़ा सा ऐसे ही एग्जाम्पल, जैसे कि अपने अग्रवाल या माहेश्वरी के अंदर एक कास्ट होती है मंत्री। कौन सी कास्ट होती है, मंत्री। मतलब अगर किसी का नाम है कि राघव मंत्री, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, राघव मंत्री। नाम का सरनेम मंत्री है, लेकिन क्या ये मंत्री है? आप बोलोगे सर नहीं, मंत्री तो एक क्या है, एक पोस्ट हो गई, ठीक है ना, यानी कि मिनिस्टर हो गया वो तो, लेकिन ये मंत्री नहीं है, इसकी सरनेम मंत्री है। तो वैसे आप समझ सकते हो प्रोविडेंट फंड, इसका जो फंड ये सरनेम है, यही फंड है, बाकी ये फंड नहीं है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई मजाक की। अब लॉजिकली भी समझ लो, पीएफ, पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स रूल निकाल रखा है कि आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है ना, आप उनके फ्यूचर के लिए थोड़ा सोचें। अब फ्यूचर के लिए क्या सोचें भी,
कि अगर मान लो कि एक एम्प्लॉई है आपके 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो आप उसका कुछ परसेंटेज काट लो, काट के इकट्ठा कर लो, ठीक है। जब 10,000, आजकल तो गवर्नमेंट ने फिक्स रूल कर दिया 25% का, जिसमें से 12.5% तो कंपनी और 12.5% गवर्नमेंट मिलाएगी, ठीक है। जिसमें से 9.75 तो इसका खुद का कटता है, 3.25% या 2.25% यानी कि संस्था मिलाती है। इसके डीपली इसके लपड़े में नहीं जाना है। कुल मिला के अपन को बस इतना सा समझना है कि अगर 10,000 का 10% भी अगर मान लो कटता है 1,000 रुपये महीने का, 1,000 रुपये महीने के गवर्नमेंट यानी कि हमारी सैलरी से कट गया एम्प्लॉय की, और 1,000 रुपये मिला दिया गवर्नमेंट ने या संस्था ने मिला दिया, 2,000 रुपये इसके महीने के इकट्ठे होने लग गए। तो ये 12 महीने काम करता है, तो 12 महीने के 24,000 रुपये इसके इकट्ठे हो गए। अगर ये 10 साल तक काम करता है तो 10 साल तक 2,40,000 रुपये और ब्याज सहित अगर अपन करें तो लगभग 5-6 लाख रुपए इसके इकट्ठा हो जाता है। ये 5 लाख रुपए जो इकट्ठा हुआ, ये है क्या है, प्रोविडेंट फंड। तो भी ये क्या है, क्या आपने कोई पार्टनर ने इकट्ठा किया है क्या? ये पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सा इकट्ठा किया क्या? नहीं, ये तो एम्प्लॉय का कुछ हिस्सा सैलरी का जो हमने उसको नहीं दिया, और हमने उसको कहा कि जिस दिन भी तू यहाँ से छोड़ के जाएगा, या जिस दिन भी तू यहाँ से रिटायरमेंट लेगा, या जिस दिन भी यहाँ से तू ड्रॉप करेगा, उस दिन ये सारा इकट्ठा किया हुआ पैसा हम तुझे दे देंगे ताकि फ्यूचर में तेरे काम आए। तो ये पैसा था किसका? एम्प्लॉय का, यानी कि इसका पूरा नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है ना। बुक में जो आपके आएगा वो पीएफ ही आएगा, ठीक है ना, बल्कि है क्या, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है ना। तो पीएफ है, पीएफ को इसलिए मैंने छोड़ा है कि पीएफ आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, तो बाकी जो रिजर्व है फंड है पीएफ है, ये तो हो गया आपके प्रॉफिट का पार्ट। अब इधर आ जाते हैं गुडविल। मैंने कहा था अभी छोटा सा एक एग्जांपल देके तुम्हें बताऊंगा कि गुडविल जो है इसको लॉस क्यों माना। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझ जाओगे तुम। देखो, तुम गए, तुम्हें कोई छोटी सी दुकान या छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना था। तुमने सोचा यार कोई दुकान स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। तुम गए पहाड़िया वाले के पास, पहाड़िया वाले के पास कहा और जाके अगले को बड़े ही शानदार तरीके से ऊपर दिया, भाई साहब दुकान बेच दो। उसने भी सोचा मजाक कर रहा दिखता है, ठीक है, उसने भी क्या सोचा, मजाक कर रहा दिखता है, मेरी दुकान खरीदने के लिए आया है। तो इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बेच दूंगा। कि कितने लोग हैं? कि 10 लाख रुपए। वैसे बेचेगा नहीं 10 लाख रुपए में, ठीक है, एक अमाउंट ले लेते हैं। इसने क्या कहा कि मैं अपनी दुकान बेच दूंगा, कितने रुपए में बेच दूंगा, मैं आपको 10 लाख रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। हमने भी थोड़ी सी कॉमर्स पढ़ी थी तो इसको कैलकुलेशन पूछने लग गए, तो उसने कहा कि देखो भाई साहब 5 लाख रुपए का तो मेरा प्लॉट है, 5 लाख रुपए का तो क्या है, ये जो मेरी दुकान बनी हुई है ये प्लॉट की कीमत है मेरी 5 लाख। 3 लाख रुपए का मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है, इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है फर्नीचर सारा कितने का है, 3 लाख। तो हमने कहा भी 8 लाख ही हुए। इसने कहा कि 1 लाख रुपए का मेरा माल भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये है मेरी दुकान की कॉस्ट। फिर भी हमने जोड़ लगा के देखी कि हमने कहा यार तेरी दुकान की कॉस्ट तो 9 लाख रुपए ही आ रही है, ठीक है ना, तुझे तेरी दुकान के ज़मीन के पैसे मिल गए, कंस्ट्रक्शन का मिल गया, ठीक है ना, माल जो है वो तू प्रॉफिट पे ही हमें दे रहा है, तो प्रॉफिट का यानी कि एक तरह से माल का भी मिल गया, फिर भी तेरे 9 लाख हो रहे, तू हमसे 10 लाख क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा कि भाई साहब जस्ट पास में है ना, मेरे पास में ये खाली प्लॉट पड़ा है, आपको ये 5 लाख में मिल जाएगा। 3 लाख रुपए आपके फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के लगेंगे, 1 लाख रुपए का आप माल भर लेना, मेरी दुकान क्यों खरीदते हो, ये वाली ले लो ना। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में उसमें फ़र्क ये हुआ कि अगर आप ये वाली दुकान खरीदते हो तो दूसरे दिन जब आप शटर ओपन करोगे तो आपके कस्टमर बाहर खड़े हुए मिलेंगे और बोलेंगे भाई साहब माल दे दो। इसके जो रूटीन कस्टमर है वो आपके ही हो गए एक तरह से, लेकिन आपने ये पड़ोस वाली खाली जगह ली, इसमें कंस्ट्रक्शन करवाया, इसमें माल भरा, तो क्या दूसरे दिन से ही कस्टमर चालू हो जाएंगे? नहीं होंगे।
तो इसने हमें बड़े प्रेम से समझाया कि ये जो मैं 1 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये किस चीज़ के ले रहा हूँ मैं अपनी किस चीज़ के, गुडविल के ले रहा हूँ। किस चीज़ के ले रहा हूँ मैं? गुडविल के ले रहा हूँ। अगर आप पड़ोस वाली दुकान खाली प्लॉट लेते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हो, माल भरवाते हो, तो आपके महीने 2-3 महीने, हो सकता है साल भर लग जाए मेरे जितने कस्टमर बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाली लेते हो तो आपके कस्टमर दूसरे दिन से ही चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होगी? गुडविल होगी। ये किस चीज़ का हो गया? गुडविल का पैसा हो गया। तो आपने, अगर आप इसको बैलेंस शीट में या जर्नल एंट्री से समझो, आप बोलोगे मैंने एसेट्स खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स तो कितने की खरीदी? 9 लाख की खरीदी, ठीक है। टू केस आपको कितने दिए? आपने 10 लाख रुपए केस तो आप 10 लाख रुपए दे के आए हो, ठीक है। तो 1 लाख रुपए ऊपर कम पड़ रहा है, तो आप किस नाम से लिखोगे? गुडविल। अब देखो, अब वापस थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना। अब मैंने इसको लॉस क्यों माना? मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। अब मैंने इसको 1 लाख रुपए का लॉस क्यों माना, ठीक है।